अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मेराहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, आज होने जा रहा है पाक भारत का हाई वोल्टेज टकराव। चैंपियंस ट्रॉफी में दो रवायती हरीफ आज दुबई के मैदान में आमने सामने होंगे। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड होने वाले ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान की जगह इमामुल हक को भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। इवेंट में रहना है तो ग्रीन कैप को आज मैच हर सूरत जीतना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं। भारत को टॉस फोर के लिए मैच में कामयाबी दरकार है अगर वो टॉप 4 में पहुंचना चाहते हैं। दोनों टीमों ने मैच में एक रोज़ कबल दुबई के ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस भी की गई थी। तो आज के मैच के कौन फेवरेट्स हैं, पाकिस्तान को कैसे खेलना चाहिए, कौन से प्लेइंग 11 होने चाहिए, इस सब डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं और टेस्ट क्रिकेटर भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा जज्बा है आपके, कैसे हालात हैं, क्या ख्यालात हैं आज? वालेकुम अस्सलाम नाजरीन। जज्बा तो आपको पता है इंडिया के खिलाफ हमेशा ही होता है। आज भी जज्बा तो वैसे ही है कि पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कह दूं कि आप पाकिस्तान को जब डाउन एंड आउट करते हैं ना, तो उसी वक्त ये टीम उभर के आती है। अभी तक का जो हमारा पास का हिस्ट्री है, अगर मैं आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस दूं या टेक्निकल एनालिसिस दूं, तो उसमें तो ऑन पेपर देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया की टीम जो है मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उनके पास स्पिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो दुबई में हैं जहां ये सूट करती हैं ये चीज़ें, और उनकी टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है वो सारा का सारा इन फॉर्म है। वेरएज़ पाकिस्तान आपको पता हमेशा से घिसटता एकदम से टॉप पे जाने की कोशिश करता है। आपको मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान को जब 92 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में जाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन कुदरत ने भी साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के साथ एक तो जज्बा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हमने खेलना है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो इतने पैशनेट हैं, इवन के वो जो दुआओं का जो विर्द शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है ऑडियंस को कि आप दुआओं बिल्कुल तैयार रहें, रेडी रख के मसल्लों पे बैठ जाएं अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक जो अभी जैसे अभी आपने बताया काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि कल मुदस्सिर नज़र भी प्रैक्टिस सेशन में गए थे पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने वक्त गुजारा और वो आगे बता रहे थे कि जी मोरल बहुत हाई है। देखिए, मोरल हाई होना तो अगर मोरल हाई नहीं होगा तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। मोरल का तो हाई होना ज़रूरी है। आपके पास स्किल्स भी मौजूद हैं, आपके फास्ट बॉलर्स इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, आपकी जो बैटिंग है ठीक है, थोड़ी सी वल्नरेबल है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आप अभी भी रिलाय करते हैं बाबर आजम पे, रिजवान पे और सलमान अली आगा पे। अगर ये तीन परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम कुछ सी ऐसे स्कोर पे पहुंचेगी। वेयर एज मैं ये फील करता हूं कि इनके साथ जो दूसरे साथी हैं उनको चिप इन करना पड़ेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल आपके सामने है, आप देख लेंगे इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है कि जब उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर आउट भी हो जाते हैं, जिन पर वो डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लेयर्स आके उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कल इंग्लिश ने किया, जैसे नीचे आगे मैक्सवेल ने जिस तरीके से इनिंग खेली। सो इसी तरीके से हर प्लेयर को ये फील करना चाहिए कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। और जब वो इस एटीट्यूड के साथ जाएगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगा। और पाकिस्तान के लिए विनिंग कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि मैं उस दिन खुशदिल शाह का बयान देख रहा था, उन्होंने जब अच्छी इनिंग खेल के और कहा कि देखिए मैंने सबके नाकदीन के जो है ना वो बंद कर दिए कि जी उन्होंने मुझ पर इतना क्रिटिसाइज़ किया था, मैंने परफॉर्मेंस कर दी। बट क्या वो परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान को जिता सकी? पाकिस्तान को नहीं जिता सकी। आप तो उस वक्त खुश हों जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी टीम को जिता रही है। विनिंग कंट्रीब्यूशन ही मैटर करती है, सेल्फ और ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मैटर नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान इंडिया की जब भी बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट मैच में एक हमेशा प्रेशर लेती है हमारी टीम, ये बात बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने भी क्रिकेट खेली हुई है इंटरनेशनली, आप लोगों के ज़माने में क्या होता था जब इंडिया के सामने आप लोगों का मैच होता था? तो क्या नर्व्स की गेम होती थी या तब कुछ डिफरेंट होता था उस ज़माने में? देखिए, नर्व्स की गेम तो है। देखिए, हम तमाम टीमों से खेलें, उसका कोई हमें इतना वो नहीं मिलता था, प्रेशर का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान, देखिए इट्स नॉट ओनली कि पाकिस्तान को ही प्रेशर है,
इंडिया भी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो प्रेशर उनके ऊपर भी होता है, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो फैंस हैं या जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं वो बहुत जज्बाती हद तक वो वाबस्ता हो जाते हैं टीम के साथ, और हार और जीत जो है उनकी अना का मसला बन जाता है। इवन कि जो लोग बाहर हैं, अपने दोस्त भी हैं, आप एक कंपनीज में काम भी करते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी, द मोमेंट पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो उनके अंदर दरार सी नज़र आती है। वो कहते हैं नहीं इंडिया जीतेगी, वो कहता है पाकिस्तान जीतेगा। तो ये वो चीज़ें जो है ना ट्रिकल डाउन करके वो प्लेयर्स के पास भी पहुँचती हैं, और प्लेयर्स जब भी कभी क्राउड में से गुजरते थे, हम बस इंडिया से हारना नहीं है, इंडिया से हारना नहीं है, इंडिया को हराना है। सो ये वो चीज़ें जब पहुंचती हैं हम प्लेयर्स के ऊपर, तो हमके याद देखो सारी की सारी जो है पूरी कौम आप पे ट्रस्ट कर रही होती है। और दूसरा ये है कि हमें ये भी पता है कि आपको पता है कि ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान हार गया है तो पाकिस्तानी उन प्लेयर्स जो उस टीम में शामिल होते थे उनके ऊपर तनकीद होती है, यानी कि बाद लोग उनके घरों तक पहुँच जाते हैं। सेम अगर इंडिया पाकिस्तान से हारती है तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके घरों के ऊपर जो है ना कभी कभी वहाँ जाके वो एहतजाज करना या क्रिटिसाइज़ करना या कोई पत्थर मार देना। सो ये चीज़ें दोनों तरफ हैं और ये जो है आपके उस प्रेशर को बढ़ाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊं कि हम इंडिया में ही थे और इंडिया में जो हम खेल रहे थे तो मैं एक क्लब में हमें जब किसी के लिए बुलाया चाय वाय के लिए, तो वहाँ पर कुछ मुसलमान भी थे। वो जब चुपके से आए हमें आपने हराना है आज, अच्छा। आपने इंडिया को हराना। सो ये क्योंकि वो मुसलमान और वो जो हमारा जो मजहबी भी जो एक सिलसिला है बहुत डीप रूटेड है। एंड देन जो अब पिछले कई सालों से जो राइवलरी चल रही है जिसमें गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया दुबई में खेल रही है। दुबई में क्यों खेल रही है वो? एशिया कप पाकिस्तान में उसको कि हम होस्ट हैं, हमारे मुल्क में खेलना चाहिए था, हमारी आवाम को, हमारे फैंस को, क्योंकि वो तो दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं ना, इंडिया के भी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, उनको लाइव अपने सामने देखते। कल देखे ना जैम पैक स्टेडियम था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में। अगर आप सोचें ये पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा होता तो इसकी तो कुछ मिसाल ही कुछ और होती। सो ये बहुत मुझे सिर्फ इसका अफसोस हो रहा है कि हमारा ये मैच जो है वो दुबई में हो रहा है, इसको पाकिस्तान में होना चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग कर दें और अपनी पॉलिटिक्स को अलग करें। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये टिकट्स अनाउंस हुए थे, इवन दो ये दुबई में अनाउंस हुए थे, बट चंद मिनटों के अंदर अंदर ये सोल्ड आउट था मैच। और ये अभी नहीं हुआ, ये अगर आप अमेरिका में भी वर्ल्ड कप हुआ है, आप उसकी बात भी कर लें, तो बताया ये जाता है कि सिर्फ पाकिस्तानी और जो इंडियन है सिर्फ वो मैच देखने के लिए बेताब नहीं होते, पूरी दुनिया बेताब होती है। इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा आई बॉल्स गेन करते हैं, क्योंकि इतने, एक तो प्लेयर्स बहुत फेमस हैं इंडिया पाकिस्तान के, फिर राइवलरी बहुत फेमस है, तो इनके तो सबसे ज़्यादा जल्दी सोल्ड आउट होते टिकट्स। अच्छा सर, आपने प्लेयर्स की बात की कि मोराल आपको अच्छा लग रहा है। मोहसिन नकवी साहब का भी मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ कि उनका भी सामने आया है एक बयान, और उन्होंने भी कहा है कि मोराल बहुत अच्छा है, टीम फॉर्म में है, इंशाल्लाह टीम जीतेगी। और जब रिवॉर्ड की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतती है तो यही उनके लिए रिवॉर्ड है कि वो इंडिया से जीत के आ रहे हैं। आई थिंक ये अच्छा जेस्चर है, उन्होंने जाके टीम को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश की है। और नॉर्मली जितने भी हमारे यहाँ जितने भी एक्स चेयरमैन भी हैं वो भी इसी तरह करते थे कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो वो जाके उनको थोड़ा सा एक आध पेप टॉक दी या कहा कि आप फिक्र ना करें, हार जीत तो पार्ट है गेम का, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन यह कि अच्छा खेलें। इनफैक्ट देखें, मुकाबला अगर आप अच्छा करके हारते हैं ना तो किसी को इतना एतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप वन साइडेड हम देखते हैं कि कहीं ऐसी डिफीट्स हुई हैं जो कि वन साइडेड हैं, सो वो पब्लिक को और बाकी जो फैंस हैं उनको चुभती है कि ये क्या बात हुई, आपने कोई फाइट ही पुट ऑन नहीं की और उसके बाद आप हार गए। सो ये एक वो चीज़ थी। आई थिंक इट वाज नॉट अ बैड जेस्चर, अच्छा किया उन्होंने जाके थोड़ा सा किया। और जहाँ तक इनामात की बात है, देखें पाकिस्तान एज ए प्लेयर मेरा तो सबसे बड़ा इनाम ये है कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्म करूं और मेरी टीम जीते। बिल्कुल, मतलब एज ए प्रोफेशनल मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए। ये जो मॉनेटरी गेन्स हैं ये सारी चीज़ें बात की चीज़ें, हमारा तो ये जब हमने ग्रीन, आज मैंने वैसे इसलिए ग्रीन पहना है कि ग्रीन पाकिस्तान की निशानदेही करता है, तो जो जब आप ये ग्रीन पहन लेते हैं ना तो फिर वो जज्बा जो है ना वो बिल्कुल ये है कि
अपने पाकिस्तान के नाम को नीचे नहीं गिरने देना। सो वो जज्बा लेके जाएं और इंशाल्लाह सब में कैपेबिलिटी है। आपके बैटर्स बुरे नहीं हैं, ठीक है। हम बैलेंस की बात करते हैं, अब तो जो हो गया वो हो गया कि आपके पास स्पिनर नहीं है, एक आध स्पिनर डाल देते, अब कुछ नहीं, हमारे पास ये अवेलेबल लॉट है। अभी भी हमारी जो टीम है बहुत कैपेबल है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बाबर आजम की बात की जाए, मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं अपनी स्किल्स के लिए। अच्छा सर, तकरीबन 15 मिनट में टॉस हमारे सामने आ जाएगा। टॉस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको, अगर तो पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान को पहले किस तरफ जाना चाहिए? कंडीशंस को देख के, आज टीम को देख के, जो हमारे प्लेइंग 11 हमारे सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है टॉस के बाद उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जो दुबई की कंडीशंस को देख रहा हूँ, दुबई की कंडीशंस में मैंने देखा कि एवरेज स्कोर यहाँ पर 260 265 के करीब होता है। अगर आप पहले बैटिंग करें तो वो विनिंग स्कोर बन जाता है, क्योंकि सेकंड टाइम बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना अगर वहाँ नहीं होता तो बैटिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, स्पिन होना शुरू हो जाता है, गेंद थोड़ा वेरिएबल बाउंस होता है, जिसकी वजह से बैटर्स को मुश्किल हो जाती है वाइल बैटिंग सेकंड। सो इसलिए मेरे अपने नज़दीक इंडिया तो नॉर्मली दोनों सूरतों में वो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है अगर उसकी पहले भी बैटिंग आ जाती है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था रोहित शर्मा को कि उन्होंने पहले उनको आउट कर वो टॉस हार गए थे, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने 228 रन तक ले गए थे और उसके बाद इंडिया ने वो रन्स चेस कर लिए थे। लेकिन जो वहाँ इंकरेजिंग साइन मुझे नज़र आता है वो ये है कि 228 भी उन्होंने राउंड अबाउट 47 ओवर्स में किए। सो दिस शोज़ कि अगर आप 250 प्लस या 260 प्लस कर जाते हैं तो ये आसान नहीं होगा इंडिया की टीम के लिए, हैविंग 3 फास्ट बॉलर्स इन योर टीम, और जब वो उनकी रिवर्स स्विंग शुरू होगी। सो इसलिए मेरे नज़दीक पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो मैं फील करता हूँ कि उनको बैटिंग करनी चाहिए, बैट फर्स्ट कर लें, और 250 से 260 अच्छा टारगेट है दुबई की पिच पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके लिए देखें एक ज़रूरी ये है कि अब मसला ये है कि देखें, मैं क्योंकि हम आउटसाइडर हैं, हम यहाँ से बैठ के चीज़ों को बयान कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग टीम के साथ हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको पता है कि पिच की कंडीशंस क्या हैं, आउटफील्ड की डायमेंशंस क्या हैं, कौन सी बाउंड्री लाइन बड़ी है, कौन सी बाउंड्री लाइन छोटी है, आपने स्ट्रेटजी क्या बनानी है, आपने वहाँ एक दिन प्रैक्टिस भी कर ली है। अब क्योंकि वो जो टीम मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद है, वो कैप्टन, हेड कोच, ये मिलके और जो सीनियर प्लेयर्स का जो कोर है, जो कोर टीम होती है, वो फैसला करती है कि हमने क्या करना है। सो दे विल डिसाइड कि हमने कंडीशंस देख ली हैं, पिच ड्राई है अगर तो लेट्स सी अगर हम टॉस जीते तो बैटिंग करेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे, टॉस जीत के बैटिंग करने का मतलब है कि आप मैच नहीं जीत गए, आपने परफॉर्म भी करना है, क्योंकि आप एक प्लान होता है जो आपने पेपर पे किया, टीम मीटिंग में डिस्कस किया, अगले दिन जब आप अंदर मैदान में उतरते हैं तो उस प्लान की एग्जीक्यूशन है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है जो कि आपने रात को डिस्कस किया था, लाइक द ऑस्ट्रेलियंस ने किया। 352 was a big चैलेंज, चेज बहुत बड़ा चेज था, लेकिन आप देखिए बहुत उसको बखूबी किया। हाँ, और 15 बॉल उनके हाथ में थी। लेकिन 1 to 10 ओवर्स का उनका एक चंक होगा कि जी इसमें उन्होंने क्या ज़हन में अपने रखा हुआ है, अगर पहले बैटिंग करते हैं कितनी विकेट्स गिरनी चाहिए, कितने रन ऑन द बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब 11 ओवर्स से 40 ओवर्स के दरमियान 4 फील्डर्स आपके फील्डर दायरे से बाहर होंगे, उस वक्त आपका वो जो 20 ओवर या 30 ओवर का जो चंक है उसमें आपने कितने रन्स करने और कितने विकेट्स आपके हाथ में होने चाहिए। और फिर आखिर के 10 ओवर में अगर इफ़ यू हैव विकेट्स इन योर हैंड, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा कि उनके पास 4 से 5 विकेट्स थे और उनके पास बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे, उन्होंने उसको हदफ को अबूर किया। तो ये प्लानिंग आपकी चलेगी, बैटिंग पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। जी व्यूअर्स, हम मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ऑनली ऑन न्यू न्यूज़। अभी हम ले रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आज बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात की जाए तो जो एक होता है, एक माहौल ही डिफरेंट होता है। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि टॉस में लगभग 3-4 मिनट ही रह गए हैं। बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सर, प्लेइंग 11 कौन होने चाहिए?
कोई बहुत, जैसे हम पहले भी जिक्र करते रहे कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनते बनते थोड़ा सा वक्त तो लगता है, एक दो मैचेस तो पिछले न्यूजीलैंड के मैच को देखें तो उसमें एक चेंज तो ज़रूर आई होगी। फ़खर जमान इंजर हो चुके हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे, उनकी जगह इमामुल हक को भेजा गया है। इमामुल हक प्रैक्टिस भी करते हैं, हमें नज़र आए हैं। मैचेस उनके देखे जाएं तो 72 मैचेस हैं, रन्स उन्होंने 3000 से ऊपर लिए हुए हैं, एवरेज उनकी 48 की है। स्ट्राइक रेट में बात करें तो 82 होते हैं, उनका बेस्ट अब तक का 151 उन्होंने बनाए हुए हैं ओडीआई में। आज कैसा लगता है? इमामुल हक तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ओपन कर ही रहे हैं, वो इसी मकसद से गए हैं। दूसरा उनके साथ किसको ओपन करना चाहिए? आई थिंक सिर्फ एक ही चेंज, जैसे आपने कहा कि इंजर्ड हो गए, फ़खर जमान बाहर हो गए, इमामुल हक आ गए, उनकी जगह लेंगे। बाकी मैं नहीं फील करता कि कोई चेंज होना चाहिए, बाकी टीम वही रहनी चाहिए। इमामुल हक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वनडे क्रिकेट में। द ओनली इशू इज़ कि वो काफ़ी देर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं। सो ये एक थोड़ी सी अप्रीहेंशन हो सकती है, लेकिन इट्स अ बिग मैच, वो सारी चीज़ें जो हैं। देन डोमेस्टिक में भी उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया हुआ है, यानी उनकी फॉर्म इतनी बुरी नहीं है। और दूसरा ये कि लेफ़्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन फिर भी रहेगा। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जो इंडियन अटैक है वो आगे बॉलिंग करती है। हमारे जितने भी बैट्समैन हैं हमारी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस जो हैं उनमें बाउंस इतना नहीं होता, तो हमारे प्लेयर्स फ्रंट फुट पे डेवलप हुए होते हैं कि आप पहले से ही फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और उसके बाद आप मॉनिटर करते हैं कि हमने बॉल को कहाँ खेलना है। सो इंडिया का जो अटैक है वो ज़्यादातर गेंद आगे करता है, यानी वो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं देगा, वो आपको हाफ वॉली या उससे थोड़ा सा पहले बॉल करने की कोशिश करेंगे। और वो पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस भी हो सकता है, क्योंकि बाबर कवर ड्राइव्स और जो ऑफ ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स बड़ी अच्छी खेलते हैं। तो शामी का जो बॉल है या इस तरह वो जो राना है उनका जो बॉल है वो आगे आगे पिच करते हैं। सो इमाम भी और ये दोनों फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। सो मेरे नज़दीक ये एक मुझे नज़र आता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर तो गेंद में ज़्यादा स्विंग नहीं हुआ और ज़्यादा मूवमेंट अगर नहीं मिलती तो थ्रू द लाइन खेलने में इनको आसानी होगी। अलबत्ता अर्ली स्टेजेस पे ये ज़रूर इनको देखना पड़ेगा कि गेंद स्विंग तो नहीं हो रहा या सीम तो नहीं हो रहा। 1 से 2 ओवर के बाद इनको आइडिया हो जाएगा कि बॉल हवा में कितना स्विंग कर रही है या पिच पे पड़ने के बाद कितना मूव करती है। देन दे कैन अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट फुट का जो प्ले है ना आज, वो इनको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, इमामुल हक और आपको लगता है बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए? सर, आप बाबर आजम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन बाबर आजम पिछला भी जो हमने उनका मैच देखा उनके ऊपर तो बहुत तनकीद की गई कि उन्होंने बहुत सेल्फिशली खेला है, उन्होंने टीम के लिए नहीं खेला। आज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान ने आज तक देखे हैं, उन्हें किंग बाबर कहा जाता है, बहुत अच्छे रन्स बनाते थे। आज उनसे पूरी कौम की ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो आज उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे? देखिए, अगर मैं बाबर की परफॉर्मेंसेस देखता हूँ अगेंस्ट इंडिया तो कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। सो ये अपने जहन में रखते हुए, मतलब क्या वो प्रेशर ले जाते हैं या क्या? नहीं, इट्स नॉट दैट, प्रेशर नहीं। देखें, होता ही है कि आप बाज़ दफ़ा आपकी फॉर्म ऐसी होती है कि आप हर आउटिंग पे जाके आप बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी कभी आप थोड़े से डाउन भी होते हैं। जैसे हमने देखा स्मिथ आउट हो गए, या हमने देखा कि वो तो बाबर की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वनडे में इनकी भी बहुत आउटस्टैंडिंग जी, वनडे में उनका बेस्ट 158 स्कोर है, स्ट्राइक रेट 87 प्लस ही है उनका, 55 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो अपनी इनिंग को लेके चलते हैं। तो 87 और 90 का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना बुरा नहीं है, और वो नीचे आके फिर जो 40-50 ओवर के दरमियान जो इनिंग है वो दूसरे प्लेयर्स आके उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये है कि बाबर डेफिनेटली, हमने उनको कहा है कि आप ओपन करें। बाबर का ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं वनडे का, ये नंबर 3 पे है। नंबर 3 पे। सो नंबर 3 पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे और वो बहुत ज़्यादा रन्स कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आकिब जावेद थे और जो थिंक टैंक जो भी है टीम का, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2-3 ओवर के बाद तो बैटिंग करने चले जाते हैं क्योंकि आउट हो जाता है हमारा ओपनर। तो लेट्स सी कि हम बाबर से ही ट्राई करते हैं, अगर ये ऊपर से सेट हो जाते हैं तो इनको 50 ओवर्स मिलेंगे, तो ये अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे खेल सके। सो ये स्ट्रेटजी लेके बाबर जो है वो ओपन कर रहे हैं। गो कि बाबर जब टीम में आए थे तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही आए थे, अंडर 19 लेवल से ए लेवल पे, जितनी भी ये नीचे लेवल पे क्रिकेट खेले हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन, और बड़े सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन ये रहे हैं।
सो अब बाबर के ऊपर डेफिनेटली आज का मैच क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी ब्रिटल है, सो बाबर उन प्लेयर्स में शामिल हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही है। यू नो रिजवान वो प्लेयर हैं जिन पे पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सलमान अली आगा पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तान की टीम। सो आज इन तीनों में से दो को तो डेफिनेटली एक अच्छी और लंबी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो किसी ऐसे हदफ तक तो पहुंच सके जहां उनकी बॉलर्स जो कि तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, आकिब अभी भी बिलीव कर रहा है कि मेरे तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं वो डिलीवर करेंगे। जो चीज़ उन्होंने करनी है पाकिस्तानी टीम ने वो ये है कि वो ग्राउंड पे उतर के रन्स बोर्ड के ऊपर तक लेके जाएं। उनका भी यही कहना था कि सेम प्लेइंग 11 है, सिर्फ फ़खर जमान को चेंज करके इमाम उल हक आए गए हैं। आप बताएं कि बाबर का, और जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते कि उनके कंधों के ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो चुकी है। आई थिंक आपको इस मैच की हाइप का अंदाज़ा तो रफ़ी शास्त्री के अंदाज से ही पता चल गया होगा जिस अंदाज में उन्होंने टॉस से पहले वो किया। सो आई थिंक पाकिस्तान को अब टॉस तो जीत लिया है लेकिन अब बैटिंग करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी बैटिंग करें। जी व्यूअर्स, देखना ये है क्या पाकिस्तान कुछ ही देर में बैटिंग की तरफ जाएगा, कैसी बैटिंग करते हैं हम देखते रहेंगे और हम डिस्कशन भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। जी व्यूअर्स, कुछ ही देर में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग की तरफ जा रहा है और इमामुल हक और बाबर आजम ओपन कर रहे होंगे। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इमाम और बाबर ओपन कर रहे होंगे। फिर हमारे पास हैं सऊद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। जी हारून साहब, क्या ख्यालात हैं आपके इन प्लेइंग 11 पे? कौन, आप अगर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हैं तो कौन इसमें से आपकी प्लेइंग 11 में होता और कौन ना होता? नहीं, आई थिंक ये तो इस वक्त जो प्लेइंग 11 बनी है, क्योंकि जो स्क्वाड बना हुआ था उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, और जो प्लान था इनका टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, क्योंकि 7 बैट्समैन से खेल रहे हैं और 2 इनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। इनके पास जो बॉलिंग साइड है वो सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर है जो कि 4 रेगुलर जेन्युइन बॉलर्स आप कह सकते हैं। सो इसलिए जो जिम्मेदारी है ना वो इमाम और बाबर की एक अच्छा स्टार्ट दें, उसके बाद उसको कैपिटलाइज़ करें सऊद, रिजवान और सलमान आके नीचे, और उसके बाद आखिर में जब वो ऑन स्लॉट होता है तो उसमें तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, इन लोगों को आके हिट आउट करना चाहिए ताकि जो स्कोर उनके जहन में है मे बी 260 270 या उससे ज़्यादा, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी और विकेट्स जो हैं वो नहीं लूज़ करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया के पास जो बॉलिंग की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लीथल है, यानी 3 फास्ट बॉलर हैं उनके पास और 3 स्पिनर हैं, जिसमें से 2 लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं और एक कुलदीप यादव जो है वो आपका लेफ्ट आर्म चाइनामैन और गुगली बॉलर है जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा हुआ है। सो अब सिर्फ ये देखना है कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर पाकिस्तान की टीम विकेट्स लूज़ नहीं करती तो पाकिस्तान स्टैंड्स अ गुड चांस कि जो इनके जहन में टारगेट है वहाँ तक वो पहुँच सके। लेकिन अगर अर्ली 10 विकेट्स में इनकी 2 से 3 विकेट्स गिर जाती हैं देन अगेन आपको उसमें रीबिल्डिंग मोड में जाना पड़ता है, तो उसमें आपके ओवर्स चले जाते हैं। बाय दैट टाइम आपके पास जब देखते हैं तो 20 ओवर रह गए और आपके पास 5 विकेट्स इन हैंड हैं या 4 विकेट्स इन हैंड हैं, तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो इनको देखने पड़ेंगे। इंडिया की फील्डिंग साइड बहुत अच्छी है, इसलिए वो इतनी आसानी से आपको रन्स नहीं करने देंगे। सो इसलिए मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर बहुत ज़्यादा रन्स लेने आज बहुत ज़रूरी है कि पहले हमने देखा जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था डॉट बॉल्स उसमें 160 प्लस थे, मतलब रन्स नहीं लिए गए। सिर्फ फ़खर जमान भी हुई कि तब आ चुके थे, उन्होंने भी स्लो किया, रन्स नहीं ले सक रहे थे। लेकिन आज बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्री की तरफ भी शुरू में बाउंड्रीज़ की कोशिश करें, लेकिन जब बाउंड्री नहीं लग रही तो रन ज़रूर लें। देखिए उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में तो आपके पास बाउंड्री बॉल्स ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए कि सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे से बाहर होते हैं। सो एक तो उसका एडवांटेज लेते हैं, लेकिन स्टिल उस एडवांटेज को लेने में विकेट्स को लूज़ ना करना जो है ना वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज़ अगर आप 10 ओवर्स में अननेसेसरी आपने अगर रिस्क लेने की कोशिश करने की कि मैं छक्का या चौका मार दूं और आप आउट हो गए तो प्रेशर फिर आप पर आता चला जाएगा। अगर रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी विकेट्स गिरती रहेंगी तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो इसलिए जो पार्टनरशिप की डेवलपमेंट की बात करते हैं
कि आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस 15 ओवर तक जाए, कोई 20 ओवर तक जाए, कोई 25 ओवर तक की पार्टनरशिप, अगर आप टुकड़ों में भी बांटते हैं तो 115 ओवर तक एक पार्टनरशिप चलनी चाहिए। फिर 16 से अगर कोई आउट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप आगे लेके जाके 25-30 ओवर तक जाए। सो उससे ये होगा कि विकेट्स आपके पास इन हैंड रहेंगे। सो जो आखिर के जो 40 ओवर के बाद से जो 41 से 50 ओवर तक का जो आपको एडवांटेज है, वो उसी सूरत में आप गेन कर सकते हैं कि आपके पास वहाँ पर प्रॉपर बैटर्स मौजूद हों। ऐसा ना हो कि आखिर के 40 से 50 ओवर के दरमियान आपके बॉलर्स बैटिंग कर रहे हो। सो उनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अगर मार दें हिटें तो दैट इज़ वो तो बोनस है, लेकिन आपका ये जो जिम्मेदारी है रन्स बनाने की, वो तो बैटर्स पे है और आप 7 बैटर्स के साथ खेल रहे हैं। सर, हमने यही देखे अभी तक के जितने हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, तो जो भी टीम फतह हासिल कर रही होती है, जो उनका टॉप ऑर्डर होता है, मिडिल ऑर्डर होता है, वो आता है और एटलीस्ट निस्फ सेंचुरी तो ज़रूर बनाता है। लेकिन कल के मैचेस में हमने देखा कि सेंचुरी भी दोनों तरफ से सेंचुरी बनी, 165 तक भी गए, लेकिन फिर भी वो हार गए और 120 वाली साइड जो थी वो जीती। तो सेंचुरी करना, हाफ सेंचुरी करना बेहद ज़रूरी है आज के मैच। देखिए, अब आपने जो ये बात की सेंचुरीज और हाफ सेंचुरी करना ज़रूरी है, देखिए ना, अगर आपने 100 रन्स बनाने हैं तो आप 100 बॉल्स खेलेंगे तो 100 रन बनाएंगे ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि आप 25 बॉलें खेलें और आप 100 बना दें। अगर आपने 50 रन बनाने हैं तो आप 50 बॉलें खेलेंगे तो आप बनाएंगे ना। ठीक है, उसमें से जब आप स्ट्राइक रेट की बात आती है, अगर आप 50 बॉलों पे 50 बनाते हैं तब भी 100 का स्ट्राइक रेट है ना। सो इसलिए उसमें बीच में आपको बाउंड्रीज भी मिलती हैं। सो जब तक आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे उस वक्त आपके रन्स नहीं बन सकते। तो ये सिलसिला ये होता है कि जैसे ही टाइट बॉलिंग होती है, जैसे आपने अभी पिछले मैच का जिक्र किया, फर्स्ट 10 ओवर्स में 21 रन्स, तो ये तो कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। यानी अगर शॉर्टर वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 ओवर्स में 21 रन्स का मतलब ये है कि आपने 40 बॉलें डॉट खेल दी, यानी जिसमें आपको 2 फील्डर्स का वो सिर्फ बाहर इस्तेमाल ही नहीं किया। सो इसलिए इस दफ़ा मुझे लगता है कि जो भी, ये तो हमेशा यही कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। सो आई होप कि आज अपनी गलतियों से सीख जाएं, क्योंकि आज का इम्पॉर्टेंट मैच इसलिए भी है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आज मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। तो दूसरी टीमें जो है वो, क्योंकि अगर इंडिया आज दूसरा मैच जीत देता है तो वो तो थ्रू हो गया और वो ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट्स पे चले जाएंगे। फिर पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के चांसेस बन जाएंगे ना। फिर अगर न्यूजीलैंड फिर एक मैच जीत जाता है वो 4 पॉइंट पे चला जाएगा। सो फिर पाकिस्तान को और बांग्लादेश का जो मैच है वो तो फिर कोई किसी अहमियत का हामिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी ऑलरेडी एक मैच हार चुकी है। सो मेरे अपने नज़दीक ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा इनको होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट वहाँ गई हुई है वो सारी इन्हीं चीज़ों के लिए तो गई हुई है। हम जब यहाँ से बैठ के ये चीज़ असेस कर सकते हैं तो क्या वो नहीं कर सकते होंगे? उनको पूरी तरीके का अंदाज़ा है। और जिस तरह मैंने आज देखा कि रिजवान पहला टॉस जीत के भी जिस तरह एक्साइटेड हुए थे, आज भी वो उसी तरह एक्साइटेड हुए हैं। लेकिन आई थिंक अब वही हम जो पहले बात करते चले हैं, एग्जीक्यूट करें। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ ये है कि टॉस जीत से मैच जीत लेंगे। टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, इनफ नंबर ऑफ रन्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उसको आप काबू कर सकें। सर, हम पहले बैट फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के कौन कौन से बॉलर्स आपको लगता है कि बाबर इमाम के लिए एक थ्रेट पोज करेंगे? देखिए, मैं तो देखता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं ये ज़्यादा पीछे बॉलिंग करने वाले नहीं हैं। और दुबई की जो पिच है उस पर ज़्यादा आप पीछे मारेंगे नहीं। हाँ, उनके पास जो तीसरा बॉलर है हार्दिक पांड्या, उसकी बाउंसर बहुत तेज़ है। सो वो कहीं ना कहीं आके और बाउंसर का इस्तेमाल करेगा, जिसमें आपको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी आगे बहुत तेज़ बॉलिंग करता है और वो भी आगे ही ज़्यादातर बॉल करता है। उसके बाद स्लोअर बॉल भी है, और स्लोअर बॉल तो इन सारे बॉलर्स के पास है। हर्षित राणा इनके ऑफ लेट इमर्ज होके आए हैं और ये अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मुझे फीलिंग है कि सिमिलर बॉलिंग अटैक जो कि पाकिस्तान को सूट करेगा, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी आगे होगी और वो पाकिस्तानी बैटर्स को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और उस पर रन्स बनने चाहिए पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। और जब हम आते हैं अपनी बॉलिंग की तरफ, तो आपको क्या लगता है हमारे, क्योंकि हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और एक हम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तो हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम इंटिमिडेट कर सकें इंडिया के बैटर्स को?
देखिए, एक तो चीज़ ये जहन से अब निकल जानी चाहिए कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो हमारी फास्ट बॉलिंग पे जो है ना वो मतलब घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं है। इंडिया ने अभी जितने भी जब से वो अगर देखा जाए तो उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जब अवे टूर्स पे जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा खेलते हैं। सो फास्ट बॉलर्स का उनको कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, अगर वो विकेट्स लेने में कामयाब होती रही रेगुलर इंटरवल्स में, तब तो डेफिनेटली डेंट पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि अबरार को इंडियंस ने नहीं खेला हुआ होगा। अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है, हो सकता है उसको थोड़ा सा वक्त लग जाए उनको समझने में, लेकिन जो मेन रोल होगा वो आपके फास्ट बॉलर्स का होगा, क्योंकि आके पूरी तरह डिपेंड कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिवर्स स्विंग है वो उसको हेल्प आउट करेगी। लेकिन फास्ट बॉलिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर ज़रा से भी आप ऑफलाइन हो ना, तो आपको अगर हिट लग गई तो वो चौका ही है या वो छक्का ही है, क्योंकि पेस को वो मीट करते हैं। ख़ासतौर पर रोहित शर्मा, वो तो आते ही पेस को विद द स्विंग खेल देता है, वो ओवर दी टॉप खेलता है, ओवर द हेड ऑफ दी 30 यार्ड सर्कल खेलता है। सो वो बहुत रैपिडली रन्स वो बना जाते हैं शुरू के 10-15 ओवर में। सो वो इनको कर्व करना होगा। हारिस रऊफ इनके जो की बॉलर हैं, जो कि आकिब की डिक्शनरी में सबसे बड़ा मैच विनर वही है, वो आता है 10 ओवर के बाद या 11 ओवर के बाद वो आएगा। उस वक्त वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होगी, एक तरफ शाइन करके वो रिवर्स स्विंग करेगा और वो आउट करेगा। ठीक है जी, जैसे कि हारून साहब ने कहा कि हमारे चांसेस अच्छे लग रहे हैं, अगर तो हम अच्छी जो टीम मैनेजमेंट वहाँ पे थी वो अच्छी प्लानिंग के साथ जाए तो पाकिस्तान डज हैव अ गुड क्वालिफाइंग चांस, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज का मैच बेहद ज़रूरी है बहुत सी वजूहत की वजह से। एक तो क्योंकि इंडिया के खिलाफ हम रवायती हरीफ हैं, दूसरा ये मैच हमारे लिए जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी से हम ऑटोमेटिकली एक तरह से आउट हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, कुछ ही देर में पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा शुरू होने वाला है। हम अब चलेंगे उसको देखने। आप भी देखें, एंजॉय करें अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।